हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 11th डे। लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था? आपने कैपिटल बस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आपको पढ़ाया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिक नीड था कैपिटल बस्टिंग चैप्टर का, इसलिए हमने उसको सबसे पहले पढ़ा। और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल बस्टिंग की जो टेक्निक्स है उनके बारे में। तो कैपिटल बस्टिंग की जो टेक्निक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कौन कौन सी? देखो, कैपिटल बस्टिंग में दो तरह की टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स और दूसरी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अपने को दोनों तरह की टेक्निक्स को पढ़ना है। जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, बोले तो इग्नोर किया जा रहा है, वो भी देखेंगे। और जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जा रहा है वो भी देखेंगे। जहां पे इग्नोर किया जा रहा है वो कहलाती है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जहां पे कंसिडर किया जा रहा है वो कहलाएंगी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। बिल्कुल। चलिए अब भी हम बढ़ते हैं आगे। सर ये लिस्ट है जो हमें टेक्निक्स पढ़नी है, कौन कौन सी? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में है पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक रेसिप्रोकल, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी और एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये अकेला मेथड है जो किस पर बेस्ड है? प्रॉफिट पर बेस्ड है। बाकी सारे मेथड क्या है? बाकी सारे मेथड कैश फ्लो पर बेस्ड होंगे। जहां डिसीजन जाएगा वो किस पर जाएगा? कैश फ्लो के बेसिस पर जाएगा। ओके, जितने भी आप लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं वो सब में डिसीजन कैश फ्लो के बेसिस पर जाएगा। आपको हर साल के कैश फ्लो कैलकुलेट करने होंगे, कितना पैसा गया और फिर कितना पैसा हर साल आया। ओके, लेकिन यहाँ पे एआरआर मेथड होगा वो केवल और केवल किस पर बेस्ड होगा? प्रॉफिट पर बेस्ड होगा। ओके, देखते हैं। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जहां पे कंसिडर की जा रही है दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, उनके भी एक बार नाम पढ़ लेते हैं फटाफट से। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, अच्छा यहाँ पे पे बैक था, यहाँ पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। मतलब सिंपल डिफरेंस क्या है दोनों में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जा रहा है किसमें? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड में। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो आने वाला है एनपीवी मेथड, जिस पर आपके सारे बड़े क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, पीआई मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इसके अलग अलग नाम है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड है, एनपीवी इंडेक्स मेथड भी आएगा लिखा हुआ, टेंशन नहीं। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये भी जगह जगह अपने को काम आता रहता है, केवल एफएम में यहाँ पढ़ने को काम नहीं आता है। जब आप फाइनल में सीएफआर पढ़ते हैं वहां पर भी काम आता है। मतलब समय काल परिस्थिति के अनुसार किसी न किसी क्वेश्चन में ये लग ही जाता है। अगर जब भी हमको अर्निंग रेट कैलकुलेट करना होता है किसी प्रोजेक्ट में, हम किस रेट से कमा रहे हैं, दैट इज आईआरआर। ओके, फिर उसके बाद मॉडिफाइड आईआरआर, ये लो जी आईआरआर से मन नहीं भरा तो मॉडिफाइड कर दिया अपन ने। ओके, मॉडिफाइड एनपीवी, एनपीवी में भी क्या ऐसा चेंज हुआ कि मॉडिफाइड एनपीवी यूज करना पड़ा। हर सिनेरियो के लिए अलग अलग मेथड, हर सिनेरियो के लिए अलग अलग मेथड है, समझना होगा। मैंने पहले ही कहा था ये रटने का गेम नहीं है, इसको समझना है अपने को। ओके, फिर इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी, अब ये कब लगने वाला है एनपीवी देखेंगे। फिर इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट और उसके बाद लास्ट आएगा एडजस्टेड एनपीवी मेथड। तो ये पूरी लिस्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ पे कंसिडर किया जाना है, कहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाना है। 4 मेथड है जहां पे इग्नोर किया गया है और बाकी 9 मेथड्स है जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया गया है। तो टोटल आपके पास हो गए हैं 13 टेक्निक्स, 13 मेथड्स। ओके, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग मेथड होगा, डिसीजन लेने का तरीका सब जगह अलग अलग होगा। नाउ अब मैंने बात की कि देखो जितनी भी टेक्निक्स है वो प्रॉफिट पर बेस्ड नहीं है। डिसीजन कैसे लेना है? कैश फ्लो के बेसिस पर लेना है। तो आखिर ये कैश इनफ्लो आएगा कैसे? सर बड़ा सिंपल होता है ना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दैट इज द नेट कैश इनफ्लो। मैंने कहा बिल्कुल बहुत सिंपल होता है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। एग्जांपल, सेल्स 10 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4.5 लाख, डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, टैक्स रेट 50% है, कैलकुलेट कैश इनफ्लो। अब यहाँ पे आप कैश इनफ्लो कोई कैसे कहेगा? सर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ ऑब्वियसली। सेल्स कितना? 10 लाख रुपए का। ओके, सेल्स में से खर्चे वगैरह लेस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दोगे। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन क्यों लेस करेंगे, वो तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, उसकी वजह से कोई पैसा नहीं जाता है, लेकिन उसे लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा? ताकि टैक्स का सही अमाउंट हमें पता चल सके। तो पहले डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा, पीबीटी आएगा और फिर पीबीटी में से लेस कर दिया जाएगा टैक्स, दैट इज पीएटी। और फिर पीएटी में वापस आप एड बैक कर देंगे उस डेप्रिसिएशन को, क्योंकि उसकी वजह से आपका कोई आउटफ्लो नहीं हुआ था। ओके, तो एक बार लेस करना है डेप्रिसिएशन, पीबीटी आएगा, लेस टैक्स, पीएटी आ गया, पीएटी में वापस एड बैक कर देना डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा कैश इनफ्लो। ओके, ये मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपए की कैलकुलेशन आपको दिखा दी है। उसके बाद मैंने आपको समझाया, देखो
सेल्स, सेल्स क्या है? इनफ्लो है, ये लो जी 10 लाख रुपए इनफ्लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आउटफ्लो है, ये लो जी 4.5 लाख रुपए का आउटफ्लो। 2.5 लाख रुपए आपने कहा डेप्रिसिएशन है सर नॉन कैश एक्सपेंसेस में पैसा नहीं जाता, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाता। ओके, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए, ये तो आउटफ्लो होगा ना। अब जैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 10 लाख माइनस 4.5 लाख माइनस 1.5 लाख करते हैं तो भी 4 लाख का आंसर आ जाता है। लेकिन ये 1.5 लाख की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लेस करके फिर ही टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि इसका एक ऑल्टरनेटिव वे और है हमारे पास कि अगर हम डेप्रिसिएशन लेस ना करें, डायरेक्ट पीबीटी कैलकुलेट करें, जिसको हम बोलेंगे कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, आप इसको ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डायरेक्ट आप बिना डेप्रिसिएशन लेस किए इसमें से अगर टैक्स लेस कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा पीबीडीटी आफ्टर टैक्स। ओके, लेकिन डेप्रिसिएशन अभी तक लेस नहीं हुआ है, जो आउटफ्लो था कैश आउटफ्लो था ही नहीं, हमने डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में आपको डेप्रिसिएशन के कारण, डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले टैक्स सेविंग को कंसिडर करना पड़ेगा। देखो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, इसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन की वजह से आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है सर? देखो, अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं होता तो हमारा टैक्स का अमाउंट कितना बनता? 2,75,000 रुपए। लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, ओके, उसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट कम हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स का अमाउंट भी कम हो रहा है। 1,50,000 कितना कम हुआ सर? 2,75,000 बनता, लेकिन 1,50 बन रहा है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के कारण। कितने रुपए का टैक्स सेविंग हो गया? 1,25,000 रुपए का टैक्स सेविंग हो गया ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिए, डेप्रिसिएशन को लेस मत कीजिए तो ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा और उसे इनफ्लो ट्रीट करना होगा, क्योंकि पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है। तो टैक्स बचाया ना आपने, तो दैट इज द इनफ्लो। ओके, तो सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन था, उस पर डायरेक्ट टैक्स रेट अप्लाई कर दो, दैट इज टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। ये लो जी 1,25,000 आ गया, आंसर आ गया 4 लाख रुपए कैश इनफ्लो। तो इस तरीके से आपको कैश इनफ्लोस कैलकुलेट करना होगा। ये तो बहुत छोटा तरीका था कैलकुलेट करने का, बाकी बेस यही रहने वाला है। ओके, बाकी बड़े क्वेश्चन में आप और देखेंगे। नाउ यहां मैंने लिख दिया सेविंग इन एनी एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो, किसी भी तरह का खर्चे में बचत आपका क्या कहलाएगा? कैश इनफ्लो। तो टैक्स सेविंग भी क्या कहलाएगा? कैश इनफ्लो कहलाएगा। नाउ नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, चलिए नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में जो हमारा पहला टेक्निक है वो है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड, नाम से पता चल रहा है पे बैक, आपका लगाया हुआ पैसा आपको कितने टाइम में रिकवर हो रहा है, दैट इज पे बैक पीरियड। बड़ा आसान होता है कैलकुलेशन करना, जरा एग्जांपल से देखो। 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हर साल का कैश इनफ्लो 10 लाख रुपए, कितने टाइम में पैसा रिकवर हो जाएगा? सिर्फ 5 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा। बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। 50 लाख डिवाइड बाय 10 किया, 5 साल में रिकवर हो गया। दिमाग काम करना, दिमाग फॉर्मुला नहीं, दिमाग। 50 लाख रुपए लग रहे हैं, हर साल 10 लाख रिकवर हो रहा है। टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, 10 लाख को एज इट इज कंसिडर किया जा रहा है। भले ही 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, 3 साल बाद, हम उसको 10 लाख रुपए को 10 लाख ही कंसिडर कर रहे हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि पे बैक पीरियड मेथड है, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन 4 लाख रुपए है। अब इस बार मैंने यहाँ पे टर्म दूसरा यूज किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। टर्म्स को भी तो समझना होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, दैट इज कैश इनफ्लो। तो डायरेक्टली कैश इनफ्लो वर्ड यूज नहीं कर रखा, आपको वर्ड दे रखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, दैट मींस कैश इनफ्लो, दैट मींस कैश इनफ्लो। तो 4 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 4 साल हो गया। ओके, फिर उसके बाद अच्छा जी, अब तो हर साल क्या थे? सेम थे अब तक तो इनफ्लो, अब चेंज किया, हर साल कैश इनफ्लो अलग अलग हो। तो यहाँ पे भी आपका दिमाग काम करेगा, जजमेंट काम करेगा। 2 लाख रुपए आपने लगाए थे, अब देख लीजिए ना 2 लाख रुपए कब रिकवर हो रहा है। पहले साल 40,000 रिकवर हुआ, फिर उसके बाद 60,000 रिकवर हुआ, टोटल रिकवरी हो गई कितनी? 1 लाख। फिर 70,000 रिकवर हुआ तीसरे साल में, अब तक टोटल रिकवर हुआ 1,70,000। फिर 30,000 और रिकवर हो गए, ये लो जी 2 लाख रिकवर हो गए, और 2 लाख ही तो रिकवर करने थे। तो कितने साल लग गए अपने को? 4 साल लग गए हैं। सो पे बैक पीरियड इज 4 ईयर्स। ओके, बड़ा आसान था सर, बिल्कुल। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस का कॉलम बना देना और देख लेना कितने टाइम में पैसा रिकवर हो रहा है। ये तो बड़ा आसान था। जरा आगे वाला करके देखो। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब बताओ पहले साल 60,000, फिर 1,20, टोटल कितना हो गया? 1,80,000। फिर 1,80 तो कितना हो गया? 3,60,000। फिर 1 लाख,
और तो ये हो गया है सर 4,60,000, 4,60,000। ओके, और उसके बाद 4,60,000 मतलब मुझे तो रिकवर करना था 5 लाख, 4 साल हो गए, 4,60,000 रिकवर हुआ है, 40,000 की और जरूरत है, 40,000 की और जरूरत है, और 5 साल में रिकवरी कितनी हुई है टोटल? 1,20,000 की रिकवरी हुई है। इसका मतलब मुझे पैसा 5 लाख रिकवर करने में पूरे 5 साल तो नहीं लगे, 5 साल तो नहीं लगे, तो कितना टाइम लगा? 4 साल तो लग गए। 4 सालों में मैंने कितना रिकवर कर लिया? 4,60,000। ओके, और कितना रिकवर करना बाकी है? मैंने कहा अभी 40,000 और रिकवर करना बाकी है। तो 40,000 कब रिकवर होंगे? 5th ईयर में रिकवर होंगे। 5th ईयर में टोटल रिकवरी कितना हो रहा है? 1,20,000 का रिकवरी हो रहा है। 1,20,000 रिकवर करने में पूरा साल लग गया ना, तो 40,000 रिकवर करने में कितना टाइम लगा होगा? 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाय 12, दैट इज 1/3, 1/3 मतलब 4 महीने हो जाएगा, 4.33 ईयर्स। बिल्कुल 4.33 ईयर्स, 4 साल और 4 महीने। डन, बड़ा आसान था। तो इसमें दिमाग काम करेगा ना, सब में दिमाग, कोई फॉर्मूला नहीं है। 4/60 में 4 साल लग गए, और 40,000 और रिकवर करने में कौन सा 5वां साल लगने वाला है? पूरा 5वां साल थोड़ा ना लग जाएगा। 1,20,000 रिकवर हो रहा है 5वें साल में, 40,000 रिकवर करने में सिर्फ 1/3 टाइम लगेगा, दैट इज 0.33 ईयर्स। तो आंसर इज 4 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। चलिए, अब इससे डिसीजन कैसे देंगे? ऑब्वियसली बड़ा आसान है। अगर कोई सिंगल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे सोचना है, तो कुछ तो सोचा होगा तुमने कि कितने टाइम में पैसा रिकवर हो जाएगा, तब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आपका मैनेजमेंट ये सोचता है कि भैया ये प्रोजेक्ट मुझे अगर 5 साल में मेरा पैसा रिकवर कर देगा, तो मैं अपना इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अगर मैनेजमेंट ने जो सेट कर रखा है टाइम पीरियड, पीरियड सेट बाय द मैनेजमेंट, उससे इक्वली या उससे कम पे अगर आप पे बैक पीरियड आ रहा है, पे बैक पीरियड आपका 5 साल है, उससे कम आ रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, बड़ा आसान था सर। और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हो, तो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट और कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है? ऑब्वियसली जहां पे पे बैक पीरियड सबसे कम होगा। एक 4 साल में रिकवर करके दे रहा है, एक 3 साल में, तो कौन सा एक्सेप्ट करोगे? सर 3 साल वाला। देखो जरा, ये लो, 3 साल में एक्स रिकवर करके दे रहा है, प्रोजेक्ट वाई में पैसा 4 साल में रिकवर हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे? प्रोजेक्ट एक्स हैज लोअर पे बैक पीरियड, सो इट इज एक्सेप्टेड। चलिए, डन है। बिल्कुल, ये सब वही क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है? पे बैक रेसिप्रोकल आपको बताता है परसेंटेज वाइज कि आप हर साल अपना कितना पैसा रिकवर कर पाते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाय पे बैक पीरियड। बड़ा छोटा सा है ना, तो सर ये कैसे होगा? मैंने कहा देखो, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, एनुअल कैश इनफ्लो 10 लाख है, मतलब आपका पैसा कितने टाइम में रिकवर हो जाता है? सर हमारा पैसा ना 5 साल में रिकवर हो जाता है। अगर आपका पैसा 5 साल में रिकवर हो जाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका हर साल 20% रिकवरी हो जाता है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज आप कह रहे हो 5 साल में रिकवर होगा, बिल्कुल। तो 5 साल में रिकवर होने का मतलब हर साल कितना पैसा रिकवर हो रहा है? 20%। पहले साल 20%, फिर 20%, 40%, फिर 20% तो 60%, फिर 20% तो 80%, और फिर 20% तो आपका 100% पैसा रिकवर हो गया है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 डिवाइडेड बाय पे बैक पीरियड, 1/5 डिवाइड, दैट इज 0.20 और 20%। ओके, बड़ा आसान था। और ऑब्वियसली पे बैक पीरियड का आंसर क्या था? बेस्ट कौन सा था? सबसे कम होगा, जितने कम टाइम में रिकवरी होगा उतना अच्छा है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? पे बैक रेसिप्रोकल में कौन सा बेटर होगा? सर हायर द बेटर, जितना जल्दी पैसा रिकवर होगा उतना बढ़िया है ना। तो 20% की जगह मैं तो कह रहा हूँ पहले साल ही 100% पैसा रिकवर हो जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। खैर कोई ना, तो हायर द बेटर। नाउ पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, ये क्या कहता है सर? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। पे बैक पीरियड तक की कहानी तो हमने देखी। कहते हैं ना कि मूवी मूवी कहाँ एंड हो जाती है भैया? लड़का लड़की मिले और मूवी एंड, है ना। उसके आगे की स्टोरी कौन सुनाएगा? हाँ, आगे की स्टोरी ये सुनाएगा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। आपने कहा पैसा रिकवर हो गया, अच्छी बात है भैया। पे बैक पीरियड के बाद कौन सा प्रोजेक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया, वो तो सोचना पड़ेगा ना कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, आप पे बैक पीरियड के बाद क्या कमा रहे हो वो भी कंसिडर करना होगा। ओके, दैट मीन सर ये एक मेथड अपने आप में परफेक्ट नहीं है डिसीजन लेने के लिए, बिल्कुल डिसीजन लेने के परफेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अरे हमें तो जो क्वेश्चन वाला बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। ओके, वो पे बैक बोलेगा हम पे बैक के अकॉर्डिंग करेंगे, वो पोस्ट पे बैक बोलेगा वो पोस्ट पे बैक के अकॉर्डिंग कर देंगे। जरा इस प्रोजेक्ट को देखो, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, दोनों में 1-1 लाख रुपए लगे हैं। अब प्रोजेक्ट एक्स में पैसा रिकवर कितने टाइम में हो रहा है? प्रोजेक्ट एक्स में जो पैसा रिकवर है वो देखो 20, 40, 60, 60 और 40, 1 लाख रुपए।
ये लो जी 3 सालों में आपका पैसा रिकवर हो रहा है। सो पे बैक पीरियड इज 3 इयर्स। नाउ प्रोजेक्ट वाई में कितना पैसा रिकवर हो रहा है, कितने टाइम में रिकवर हो रहा है सर? 50-50 2 सालों में ही रिकवर हो गया 1 लाख रुपए। तो अगर मैं पे बैक पीरियड की बात करूं तो प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड, लेकिन मैं पे बैक पीरियड के अगर बात की कहानी आपको सुनाऊं तो उसमें क्या होगा, यहां पर देखो 70 और 80 कितना रिकवर हो रहा है, और 1,50,000 रुपए, और यहाँ पे कितना रिकवर हो रहा है, 50 और 40 90,000 रुपए, सिर्फ 90,000 रुपीज। तो पे बैक पीरियड के बाद प्रोजेक्ट एक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा कमा के दे रहा है, सो एक्स शुड बी एक्सेप्टेड। एक्स बेटर है यहाँ पर, बिल्कुल बेटर है। तो पोस्ट पे बैक में देखना होगा कि कौन ज्यादा कमा के दे रहा है, दैट इज हायर द बेटर। अब इसको सर सॉल्व कैसे किया जाएगा? मैंने कहा पे बैक तो तुमको आता है कैलकुलेट करना, क्यूमुलेटिव करके देख लोगे कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। पोस्ट पे बैक का क्या रहेगा सीन? पोस्ट पे बैक में आप देखना टोटल कैश इनफ्लो कितना कमा के दे रहे हैं। टोटल कैश इनफ्लो कितना होगा सर? यहाँ पे जैसे 2.5 लाख रुपए का टोटल कैश इनफ्लो रहा। ओके, अब 2.5 लाख में से 1 लाख आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ऊपर कितना कमाया? 1.5 लाख, दैट इज पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पर आपका टोटल कैश इनफ्लो कितना था? 1,90,000 था। इन 5 सालों में आपने टोटल 190 कमाया, तो 1 लाख तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसके ऊपर क्या कमाया? 90,000 रुपए कमाया, दैट इज पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ये लो जी टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तैयार है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट मेथड जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में है वो है एआरआर मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। यहां पर क्या होगा एआरआर मेथड में? सर एआरआर मेथड में क्या होगा सर? ये एक अकेला मेथड है जो प्रॉफिट पर बेस्ड है, जहां पर आपको कैश फ्लोज नहीं प्रॉफिट को देखना होगा। कैश फ्लोज अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना होगा, ठीक है जी। कैसे आएगा सर? ये सिंपल बड़ा आसान सा है कि भाई आपने इन्वेस्ट कितना किया है और आपको हर साल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ऑन एन एवरेज आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, दैट इज एआरआर। ओके, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कभी कभी एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सर हमें कौन सा करना है? देखो क्वेश्चन वाला बोलेगा नहीं, या तो बोलेगा नहीं तो आप दोनों से करके आना, और अगर बोलता है कि एवरेज या इनिशियल तो उससे करके आ जाना, ठीक है ना। मैं तो कहूंगा दोनों से करके आना, क्योंकि एवरेज पीएटी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी जोड़ नहीं आना, एवरेज इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा, ये मान के चलना। तो क्वेश्चन वाला अगर बोलता है कि एवरेज पे करो या इनिशियल पे, तो उसके जो भाई ने बोला करने का तो करने का। ओके, अदरवाइज हम एवरेज वाला तो करते ही करते हैं, साथ में इनिशियल वाला ऐसा छोटा सा लिख के आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। ओके सर, इनिशियल क्या मतलब स्टार्टिंग में 10 लाख लगाए 10 लाख बस। एवरेज कैसे आएगा ये दिमाग लगाना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए भी दो तरीके हैं, अगर आप एसएलएम यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए तब कैसे होगा, और डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हो तब कैसे होगा। देखो क्वेश्चन से देखते हैं ना जरा। A project costing 10 lakh having a life of 5 years is expected to generate profit before depreciation and tax, PBDT, profit before depreciation and tax कितना? 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए। टैक्स रेट है 30%, 30%। कैलकुलेट ARR if depreciation is charged on SLM और depreciation is charged on WDV। रेट कितना है WDV के अंदर? 30%। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, PBDT आपको दे रखा है, अपने को कहाँ पहुंचना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचना है। तो पहले बात करते हैं किसकी, अगर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो रहा है? एसएलएम से। मैंने कहा देखो जी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी? 10 लाख। ओके, लाइफ कितनी? लाइफ कहां पे है? 5 साल। 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, तो 10 लाख माइनस 5 निल डिवाइड बाय 5, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ओके, 5 सालों में हर साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला है सर। अब पीएटी कैसे कैलकुलेट होगा? पीएटी कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो पीबीडीटी आपको गिवन है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लेस डेप्रिसिएशन कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे, पीबीटी आ जाएगा, लेस टैक्स कर दोगे, पीएटी आ जाएगा। हर साल का पीएटी आ गया, एवरेज कर लेना, एवरेज पीएटी 1,12,000 5 सालों में। ओके, अब आपको चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एसएलएम के अंदर एवरेज इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत आसान है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था 10 लाख, लास्ट में स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं, जीरो, निल, और तो आप क्या करेंगे? 10 लाख प्लस निल डिवाइड बाय 2, दैट इज 5 लाख। ऑन एन एवरेज आपका पैसा हर साल कितना लगा रहा? 5 लाख रुपए लगे रहा। ओके जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एआरआर, एआरआर क्या सर? एवरेज पीएटी आपने निकाल लिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, तो एवरेज पीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट कर दो, एआरआर आ जाएगा। अब अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे निकालते ना अगर, तो आप कैसे करते? एवरेज पीएटी ऑन एन एवरेज हम इतना कमा रहे हैं हर साल, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 10 लाख इंटू 100।
उस केस में 11.2% आंसर आ जाता अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे करते तो। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज तो करना ही करना है, इनिशियल करके और दिखा देना अगर क्वेश्चन वाला कुछ ना बोले तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर अगर डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज हो रहा हो, WDV बेसिस पर चार्ज हो रहा हो, अगर डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज हो रहा हो, WDV बेसिस पर चार्ज हो रहा हो, तो इसमें कैसे होगा, देखो एवरेज पीएटी कैसे आएगा, वही तरीका पीबीटी दे रखा है, लेस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन कैसे होगा, आपको सबको डब्ल्यूडी मेथड से डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना आता है, बताने की जरूरत नहीं है। 10 लाख की थी ना एसेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 10 लाख पे पहले 30%, 3 लाख लग जाएगा, 3 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन। ओके, फिर बचेगा वैल्यू कितना, 7 लाख। ओके, 7 लाख का 30% कितना, 7 लाख का 30% सर 2,10,000 रुपए। ओके, तो इस तरीके से आप हर साल क्या करते जाएंगे, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे। डन। चलिए, हर साल बुक वैल्यूज कम होता जाएगा और बुक वैल्यू पे हर साल डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता रहेगा। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे जरूरत भी था। 10 लाख पे 30%, 3 लाख, बचा कितना, 7 लाख। फिर उसके बाद 7 लाख ओपनिंग वैल्यू हो गया, उस पर 30% डेप्रिशिएशन लगा, बचा कितना, 490। फिर 490 इस पे 30% लगा, डेप्रिशिएशन आ गया, बचा 343, 343 पे डेप्रिशिएशन लगा 30%, बचा 240, 100, फिर 240, 100 पे अगेन 30%, बच गया 168, 070। तो हर साल का मेरे पास डेप्रिशिएशन आ गया। तो अब डेप्रिशिएशन जैसे लेस किया, मेरे पास पीबीटी आ गया। ध्यान देना, पीबीटी क्या था, यहां पे सर पीबीटी नुकसान में था, 50,000 रुपए का लॉस, 50,000 रुपए का लॉस। अब इसको कैसे डील किया जाए, इसके लिए अपने पास अलग अलग एजम्पशंस होती है कि इस 50,000 रुपए के लॉस को कैसे डील किया जाए। तो वो एजम्पशन आप क्या मान सकते हैं, देखो आप पहली एजम्पशन ये मान सकते थे क्या, कि आपको इस लॉस का क्या होगा, क्या अगले साल इसी साल सेट ऑफ हो जाएगा, या अगले साल सेट ऑफ होगा, या सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको मान लो ये मानते हो कि लॉसेस कांट बी सेट ऑफ, समझना इस चीज को, लॉसेस कांट बी सेट ऑफ, अगर आप लॉसेस सेट ऑफ कर ही नहीं सकते तो आपको क्या करना होगा, आपका जो ईयर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 5 साल, आपके जो पीबीटी आए हैं 50,000 का नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव लॉस। फिर उसके बाद आपके पास आया है सेकेंड ईयर में 90,000 पॉजिटिव प्रॉफिट। ओके, और उसके बाद 2,03,000 पॉजिटिव। तो देखो सुनो, एंड सो ऑन। अगर आप ये मानते हो कि लॉसेस सेट ऑफ ही नहीं हो सकते, तो लेस टैक्स जब आप करेंगे, टैक्स का रेट कितना है, यहां पर टैक्स का रेट 30% होगा, बिल्कुल 30% है। तो अगर 30% आप कह रहे हैं लॉसेस सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, तो देखो अगर लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो तो इन लॉसेस की वजह से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई टैक्स सेविंग नहीं होने वाला, कोई प्रॉफिट्स आपकी कम नहीं होने वाले हैं। तो देखो लॉस है तो गवर्नमेंट को टैक्स तो नहीं देना, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट सोचेंगे क्या इन लॉसेस की वजह से कहीं टैक्स सेविंग होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि लॉस को सेट ऑफ ही नहीं कर सकते। अगर मान लो टैक्स कैसे प्रोविजन हो या क्वेश्चन ऐसा दे रखो, तो आप यहाँ पे कर देना निल, और फिर यहाँ पे 90,000 है तो 90,000 का 30% अगले साल कितना, 27,000 का टैक्स दे देना, और ऐसे ही हर साल 30% टैक्स देते चलना। अगर आपको बोला जाए क्या, देयर आर अदर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस ऑल्सो, या आप ऐसी एजम्पशन रखो अदर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, तो आपके पास और भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो लॉसेस हैं वो करंट ईयर में सेट ऑफ करवा पाएंगे। बिल्कुल, सेट ऑफ के लिए मना ही किया नहीं है, लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हो, और आपके पास और भी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, तो आप क्या करेंगे, इस लॉस को सेम ईयर में ही क्या करवा पाएंगे, सेट ऑफ करवा पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको यहाँ पे टैक्स कैसे लिखना है, सुनो, लॉस है तो गवर्नमेंट को टैक्स तो नहीं देना, लेकिन इस लॉस की वजह से क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, इस लॉस की वजह से टैक्स सेविंग होगा। ओके सर, ये लॉस में की वजह से टैक्स सेविंग कैसे होगा वो सुनो। मैं क्या, देखो कोई एक बिजनेस है, बिजनेस 1, जहां पे आपको यहाँ पे 50,000 का नुकसान है, लेकिन मान लो बिजनेस 2 है जहां पे आपको 1.5 लाख का फायदा है। अब आपको टैक्स कैसे देना होता है, टैक्स तो आपके टोटल इनकम पे देना है। टोटल इनकम आपकी कितनी बनेगी, 1 लाख, 1 लाख पे अगर 30% टैक्स देंगे तो कितना बनेगा, 30,000 रुपए का टैक्स बनेगा, राइट। ओके,
अगर ये लॉसेस ना होते तो आपको 1.5 लाख पे टैक्स देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? यस, देना पड़ता। 1.5 लाख का 30% कितना होता? 45,000 रुपए होता। लेकिन आपको टैक्स देना पड़ रहा है केवल 30,000 रुपए। 15,000 रुपए की टैक्स सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, 15,000 रुपए की टैक्स सेविंग हो रही है इन 50,000 के लॉसेस के कारण। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या किया जाएगा, 30%, 15,000, 50,000 का 30%, 15,000 टैक्स सेविंग है ना, टैक्स सेविंग इज इनफ्लो, इनफ्लो को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। ओके, तो टैक्स दिया नहीं, टैक्स सेविंग हो रही है, टैक्स देते तो माइनस करते, टैक्स सेविंग हो रही है तो 15,000 क्या होगा, प्लस होगा। ओके, और अब यहाँ पे आएगा पीएटी कितना, 35,000। डन। नेक्स्ट ईयर 90,000 का 30% कितना, 27,000 का आपका टैक्स बनेगा एंड अगेन 30% इस तरीके से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और एजम्पशन जो हमने यहां पर लिया है, कहां पर, यहां पर हमने क्या किया, हमने माना है कि कोई अदर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस नहीं है। क्वेश्चन में बोला है नहीं है, तो मान रहे हैं कि कोई प्रॉफिटेबल बिजनेसेस नहीं है। सो लॉसेस आर कैरी फॉरवर्ड, तो हम इन लॉसेस को क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर कैरी करेंगे और उनको सेट ऑफ कर लेंगे फ्यूचर प्रॉफिट से। ओके, इस बार तो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में हमारे ही बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा तो हम इन्हें क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस साल कोई भी टैक्स सेविंग को कंसिडर नहीं किया। ये लॉसेस अगले साल जाएंगे। अगले साल हमारे पास है यहाँ पे 90,000 रुपए का प्रॉफिट। तो अब 90,000 रुपए का प्रॉफिट है, ओके, सेम बिजनेस से, लेकिन लास्ट ईयर के लॉसेस थे 50,000। वो जैसे ही हम सेट ऑफ करेंगे, हमारी इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 40,000, और हमको टैक्स देना पड़ेगा इस 40,000 का 30%, 12,000 रुपए। वेरी गुड, 12,000 रुपए। और पीएटी हमारा आ जाएगा 78। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर फिर तो 90 नहीं, फिर तो 40,000 में से 12,000 लेस होंगे ना। अरे वो तो केवल टैक्स कैलकुलेशन के लिए था ना, एक्चुअली प्रॉफिट तो तुम्हारे 90,000 ही हुए हैं। पिछली बार 50,000 का नुकसान था तो यहाँ पे 50,000 नुकसान लिखा था ना, तो 90,000 रुपए का 90,000 का प्रॉफिट है इस बार। उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना पड़ रहा है, केवल 12,000 रुपए। क्यों, लॉस की वजह से टैक्स सेविंग हो रहा है। तो अभी पीएटी कितना आ गया, 78,000, एंड फिर उससे अगले साल नॉर्मल चलेगा, 2,03,000 का 30%, इसका 30%, इसका 30%, और पीएटी आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास पीएटी, और हम इनका कर लेंगे एवरेज, एवरेज पीएटी। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, डब्ल्यूडीवी के अंदर एवरेज इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आता कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, नहीं। डब्ल्यूडीवी कहता है आपको हर साल क्या करना होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू पता करना होगा, और फिर उन ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज वैल्यू पता करना होगा। ऐसा हर साल करना होगा। हर साल का आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगा, और उस एवरेज का भी जब आप एवरेज कर देंगे तब आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट का करेक्ट एस्टिमेट निकल कर आएगा। ओके, तो डब्ल्यूडी में हमें कैसे करना है, हर साल ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू को एवरेज करना है और एवरेज का भी फिर एवरेज कर देना है। सर एसएलएम में भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो एसएलएम में भी, लेकिन करना क्यों है, जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। कर सकते हैं क्या, ये बताओ सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ईयर 10 लाख रुपए ओपनिंग रहेगा, अगर 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, हर साल 2 लाख था ना, लगेगा, तो बचा हुआ वैल्यू कितना, 8 लाख। अब 8 लाख, 10 और 8 18, 18 का डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 9 लाख। 9 लाख क्या होगा, एवरेज वैल्यू। ऐसे ईयर 2 में 8 लाख ओपनिंग, 2 लाख का डेप्रिसिएशन, 6 लाख, इसका एवरेज 7। ईयर 3 में 6 लाख ओपनिंग, 2 लाख का डेप्रिसिएशन, बचा कितना, 4 लाख, इसका एवरेज 5 लाख। ईयर 4 4 लाख ओपनिंग, 2 लाख डेप्रिसिएशन, बचा 2 लाख, 4 और 2 6 का एवरेज 3 लाख। 5वें साल में 2 लाख, डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2, बचेगा कुछ भी नहीं, तो ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 0, तो एवरेज कितना 1। अब जब आप इन सब का एवरेज करेंगे, 9 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा, 5 लाख ही तो आएगा। तो भैया इतना लंबा करने से बजाय बढ़िया है ना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 करके हम 5 लाख लेकर आ जाए। तो एसएलएम में हमें इतना बड़ा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूडी में हमें पूरा प्रोसेस करने का जरूरत होता है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, एसएलएम के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है। तो ये थी आपकी क्या, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।